हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मूव टू स्टडी चैनल पर। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना सराहा, इतना स्नेह दिया। कोशिश करिएगा इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि उन गरीब बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते। मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का मेन मोटिव केवल यही है कि जो बच्चे हमारे समाज में अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसों के कारण अच्छा कुछ नहीं कर पाते, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो वीडियो मैं आप सभी को दे रही हूँ पेड क्लासेस में दी जाती है और मैं आपको फ्री दे रही हूँ। बस उन बच्चों तक ये पहुंचा दीजिएगा जहां जिन्हें इन्हें आवश्यकता है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठिएगा। जो जो बातें मैं आप सभी से बता रही हूँ वो आप इन्हें नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग वर्णमाला शुरू करी थी हम लोगों ने, और वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं व्यंजनों की, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टॉपिक हेडिंग बनाइएगा व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं। स्वर हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, वो बिना सहायता के बोले नहीं जाते, यानी कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाएं वह व्यंजन कहलाती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनकी संख्या से। पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर करना है 33, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। अधिकांशतः बच्चे इसके उत्तर करके आते हैं 4, जो कि होता है गलत। व्यंजन के प्रकार होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ से आप सभी से संख्या भी पूछी जाती है, तो तीनों की संख्या आप सभी को याद रखनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंत्यस्थ की 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या हो जाती है 4। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो जुड़कर उत्तर आता है हमारा 33। चलिए पढ़ते हैं आगे जानते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श का मतलब है कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो बोलने में हमारे मुख के 5 भागों को छूते हों। जैसे अगर हम बात करें, हमारे मुख में क्या क्या पाया जाता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मतलब ये कहने का ये है कि यदि हम किसी भी वर्ण को इनमें से बोलें तो इन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इनमें से किसी को भी स्पर्श करें अगर कोई वर्ण, तो वो कहलाते हैं हमारे स्पर्श वर्ण, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि वर्ग कितने होते हैं। तो उससे पहले हम वर्णमाला को देख लेते हैं। और मैं यह मान के चलूँगी कि आप सभी को वर्णमाला याद होगी ही होगी, क्योंकि यदि आपको वर्णमाला याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है। काका गागा इया, चाचा जाजा उआ, टाठा डाडा ना, ताथा दादा ना, पाफा पापा माँ। अब देखिएगा इनके सामने आप देख रहे हैं, एक मैंने हेडिंग बनाया वर्ग। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यदि पूछा जाए वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि उच्चारित कहाँ से होते हैं, कौन सा वर्ग किस स्थान से उच्चारित होता है। तो का वर्ग उच्चारित होता है कंठ से, चा वर्ग होता है तालु से, टा वर्ग होता है, यहाँ पे दंत लिख गया था गलती से, ठीक है, आप लिखिएगा मूर्धा से, ता वर्ग होता है दंत से और पा वर्ग होता है ओष्ठ से। अब आगे बढ़ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे चा वर्ग जो है इसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। देखिए स्पर्श तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पर्श व्यंजनों में ये आता है। संघर्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें थोड़ी सी बाधा देखने को मिलती है। जब हम का गगा इया बोलते हैं, उसके बाद हम चाचा जाजा बोलते हैं, तो थोड़ा सा घर्षण हमारी जीवा में पैदा होता है, इसलिए इसे संघर्षी भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जो कि बनता है नासिक्य या पंचमाक्षर। हर वर्ग का जो 5वां लेटर होता है उसे नासिक्य या पंचमा अक्षर कहा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली बनता है कि ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों का अंतिम जो है, इनमें से अधिकतर क्या है आपको दे दिया जाता है इया, ठीक है। अब इया क्या है पहले तो ये जान लेते हैं, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता। ये इया बोला जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कहाँ से बोला जाता है, नाक से या मुंह से। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा नाक प्लस मुंह, तो ये दोनों से बोला जाता है। दोनों से सेंस ये है कि मुख से इसलिए कहा जाता है क्योंकि का वर्ग कंठ जो है मुख में आता है, और नाक जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे नाक से भी वायु निकलती है। केवल मात्र इस इया से नहीं, ये जो 5 के 5 लेटर हैं इन सब का उत्तर ही नाक और मुंह आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो हेडिंग है हमारा वो है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन को। क्या कहती है डेफिनेशन? जिन व्यंजनों का उच्चारण किस किस के मध्य, स्वर और व्यंजनों के मध्य में हो, उन्हें कहा जाता है अंत्यस्थ। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन जो बन जाता है वो पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या इनकी 4 होती है। कौन कौन से? या है, रा है, ला है और वा है। अब पूछा जाता है उदाहरण, इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो या का उच्चारण स्थान है तालु। तालु कहो या तालव्य कहो, एक ही बात होती है। रा का है वर्तस्य या मूर्धन्य। वर्तस्य हमारा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है दंत प्लस मसूड़ा। इस चीज़ को भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ला जो उच्चारित होता है वो दंत से होता है, यानी कि दांत से। और वा जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अधिकांश पूछा जाता है। तो ये आता है दंतोष्ट। अब दंतोष्ट का मतलब क्या है? दंतोष्ट का मतलब है दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर बना है दंतोष्ट। ठीक, तो याद रखिएगा वा दंतोष्ट से। और सबसे ज़्यादा इन सभी में यदि मैं बात करूँ तो वा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ से? तो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है अर्धस्वर। अब देखिए, हिंदी में अधिकांशतः किताबों में या और वा दे रखा होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए या और वा ना देके रा और ला दे देता है। संस्कृत में इन चारों को ही माना गया। जब संस्कृत में मान लिया गया तो हिंदी में मान्यता इसे प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में रा और ला नहीं दे रखा होता। आप मान के चलिए कि जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन हैं वो सारे ही अर्धस्वर भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है, इसलिए अर्धस्वर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं आगे और जान लेते हैं क्या क्या जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, अगला है प्रकंपित या लुंठित। वो जो व्यंजन है वो कहलाता है रा। ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इन्हें तो सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, इनकी डिटेल नहीं पूछी जाती है। पार्श्विक की यदि हम बात करें तो वो कहलाता है ला। प्रकंपित का मतलब है जैसे वाइब्रेशन की सेंस है। ठीक है, और पार्श्विक का मीन्स होता है जैसे भीतर की ओर से, तो वो ला हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म से भी पूछा जाता है संख्या कितनी है, तो संख्या हो जाती है 4। मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ में क्या पैदा हो? घर्षण पैदा हो और ऊष्मा निकले, ऐसे करके इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो घर्षण हो या ऊष्मा उत्पन्न हो तो उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जानते हैं कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, इनकी संख्या है 4। शा, शा, साहा। अब इनका भी उच्चारण स्थान यहाँ से पूछा जाता है। शा का है तालव्य या तालु, शा का है मूर्धन्य और सा का है दंत। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना इन्हें बोलते गलत हैं। सा को बोलेंगे शा से सलजम, और शा को बोलेंगे शा से षटकोण। और ये जो ये वाला शा है, इसे अधिकतर बच्चे उच्चारण करते हैं पेट चिरासा। अब ये पेट चिरासा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बचपन में गलत तरीके से याद करा दिया जाता है, तो आप ऐसे याद मत करिएगा। आप हमेशा इनके उच्चारण स्थान के साथ ही इन शाओं को बोला करिए, जैसे तालव्य शा, जैसे मूर्धन्य शा, जैसे दंत शा। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप बोलेंगे तो आपको ये रट जाएंगे और इनके उच्चारण स्थान ये सारे पूछे बहुत जाते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट और जानते हैं 2-4 बातें। देखिए, अगला यहाँ पे मैंने एक नोट बनाया है, हा के नाम। हा से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है जैसे निम्न में से हा को किस नाम से पुकारा जाता है। सबसे ज़्यादा आ जाता है काकल्य और काकल, ये दोनों बहुत जल्दी पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी और भी नाम है। ये स्वर यंत्र ये भी कहलाता है, इसे महाप्राणी भी कहते हैं, इसे उष्ण भी कहते हैं, इसे संघर्षी भी कहते हैं, इसे ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, कंठ भी कहते हैं क्योंकि कंठ से बोला जाता है। अच्छा, इसको भी इम्पोर्टेंट जरूर लगा लेना, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान अगर हम इस क्रम के अनुसार देखें तो यहाँ पे अगला होना चाहिए था ओष्ठ, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? कंठ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से एक तो काकल्य और एक काकल और कंठ है, ये तीनों शब्दों को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कहता है? अब हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, हम व्यंजनों को बांटेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये ही बन जाता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर है, तो वह आधार माने गए हैं 2। संख्या याद रखनी है अभी आप सभी को। पहला है घोषत्व के आधार पे, यहाँ से भी पूछे जाएंगे कितने भेद हैं, तो उत्तर होगा 2। पहला है अघोष और दूसरा है घोष। अब देखिए, यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है घोष घोष। घोष मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि जब हम किसी वर्ण को बोलें तो वाइब्रेशन अगर होगा तो वहाँ पे उसे घोषत्व के आधार पे माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो भेद है वो है प्राणत्व के आधार पे, इसमें भी भेद आते हैं 2।
पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब पूछ लिया जाए प्राण का अर्थ क्या है, तो प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है, यानी कि जिन्हें बोलने में मुख से वायु निकले ज़्यादा या कम, तो उसे हम अल्प प्राण और महाप्राण में रख देते हैं। चलिए अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें जो व्यंजन है वो कौन कौन से आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि घोषत्व के आधार पे पूछा गया है। मैंने आप सभी को बता दिया भेद कितने हैं, 2। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं, अघोष। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। देखिएगा अधिकतर किताबों में इनको अघोष और सघोष में ही दिखाया गया, लेकिन इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे परुष वर्ण भी कहते हैं, कठोर वर्ण भी कहते हैं, सघोष को मृदु भी कहते हैं, कठोर, सॉरी यहाँ पे कठोर नहीं आएगा, यहाँ पे कोमल आएगा। ठीक है, इसे कोमल कर लिएगा, कोमल वर्ण आएगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है, कोमल वर्ण। तो यहाँ पर अब समझते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्या कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है तो वह अघोष कहलाते हैं। सघोष में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उसे सघोष कहा जाता है। ठीक है, अब ये जानते हैं इसमें आखिर आता क्या क्या है। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। जैसे देखिएगा हमने लिखा का है, खा है, गा है, घा है, इया है। ठीक, इया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे हर वर्ग का पहला दूसरा, तो अगली लाइन चा की होगी, फिर छा होगा, ऐसे करते करते हम पा तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो पूरी 2 लाइनें हैं वो सारी किस में आ जाएंगे, वो अघोष में आएंगे। और बाद के जो तीनों वर्ण हैं जो यहाँ पर भी और दिखाई देंगे पा तक, वो सारे किस में जाएंगे, वो सघोष में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतना सारा कुछ एक साथ नहीं कर सकते एक जगह मैनेज, तो हम क्या करते हैं, हम कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आएगा का खा, चा छा, टा ठा, डा ता था और पाफा। तो सब ना लिखना पड़े इसलिए हमने क्या लगा दिया, हमने कोड लगा दी। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई प्रश्न हुआ करे तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दिया करो। ठीक है, अगर जैसे मैं अभी पढ़ाती हूँ थोड़ा सा स्पीड मोड में भी रहती हैं वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका बेफालतू का समय ज़्यादा बर्बाद हो। केवल काम की बातें आप लोग जानो और अपने नोट्स बनाओ, इन्हें पढ़ो और पेपर दे के आओ। लेकिन अगर कोई बात ऐसा हुआ करे जो मिस हो जाया करे और आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उसे अगली वीडियो में ले लिया करूँगी और वहाँ पर उसे क्लियर कर दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए हर वर्ग के वर्णों की बात तो हमने कर ली। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर है ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर आएंगे 3 ऊष्म व्यंजन आएंगे, शा शा सा। हा बचेगा, हा कहाँ जाएगा, हा जाएगा सघोष में। इसके अलावा यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अंत्यस्थ व्यंजन, या रा लावा और हा यहाँ पर आ गया। और एक हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, द्विगुण व्यंजन। इसके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मैं सब बताऊँगी इन्हें द्विगुण क्यों कहते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम केवल व्यंजनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कहा है, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पे भी 2 भेद हैं, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अब जान लेते हैं अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले अल्प प्राण, और महा मतलब होता है ज़्यादा या अधिक, और प्राण मतलब मैंने अभी बताया आपको वायु होता है, तो इसमें क्या होगी, अधिक वायु निकलेगी। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले अल्प प्राण और जिनमें अधिक वायु निकले उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। अब यहाँ क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला, तीसरा, पांचवा मतलब का आएगा, गा आएगा और ई आएगा अल्प प्राण में। ऐसी अगर हम दूसरी बात करें तो चा आएगा, जा आएगा, ऊ आएगा। ठीक है, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, तो हम जाएंगे पा वर्ग तक, क्योंकि वर्गों की बात हो रही है। वर्ग कितने हैं, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, या रा लावा और साथ में क्या मिलेगा, द्विगुण व्यंजन एक मिलेगा, डा। ठीक है, अगले पे चलते हैं महाप्राण पे। यहाँ क्या कह रहा है, हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आएगा, ऊष्म व्यंजन आएंगे, सारे के सारे, चारों के चारों ऊष्म व्यंजन किस में जाएंगे, महाप्राण में, और एक द्विगुण व्यंजन आएगा, ढा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास था मेरा, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। कल की वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है उससे चीज़ों को आगे करने का,
ठीक है। और मैं आप सभी से बस गुरु दक्षिणा के रूप में यही चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ाना, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। और बाकी आपके लिए ये वीडियो कितनी यूज़फुल है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मेरा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी ये वीडियो दे रही हूँ इतना ही सफिशिएंट होगा। अब जैसे बहुत सारी परीक्षा है आगे, यूपी पुलिस है और DSS भी है और KVS है और बाकी और बहुत सारी, जैसे अब इस समय PCS का पेपर होने वाला है, CSET वाले बच्चे हैं, तो इतना ही सफिशेंट है। इसके अलावा ज़्यादा मतलब खोजबीन ना करो तो मेरा ये कहना है कि समय की बर्बादी होगी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी हैं, एकम एक चीज़ जो एक परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी राय है, आपका अपना मन है, आप जो मतलब एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से यही है कि ये सफिशेंट है, इतना आप पढ़ के चले जाओगे तो आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, अगर आपने मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अपनी वाणी को विराम लगाते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय मुझे देने के लिए। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।